دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. अभी एक लेटेस्ट क्लिप आया है हमारे पास, एक ईरान टीवी के ऊपर एंकर प्रोग्राम कर रही हैं और करते करते वहाँ पे मिसाइल हमला हुआ है और वो मलबा वलबा वहीं पे स्टूडियो के अंदर उनके ऊपर गिरना शुरू हो गया। क्लिप दिखाइएगा, फिर साथ गुफ्तगू करते रहेंगे, साथ दिखाते रहिएगा। ये आप मुख्तलिफ जो मिसाइल अटैक हैं उसकी वो साइड पे फुटेज दिखाते रहें। मैं एयर मार्शल इजाज़ साहब की तरफ वापस जाऊँगा। इजाज़ साहब, इस जंग के अंदर एक एयरफोर्स का कमज़ोर होना, ईरानियन एयरफोर्स का वो एक कमज़ोरी है उनकी। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे इसराइली जहाज़ भी उनके ड्रोन्स भी वो आके एट विल हिट कर रहे हैं जहाँ उसको हिट करना है। दूसरा, मिसाइल प्रोग्राम इन्होंने बहुत ज़्यादा पहले वीडियोस बना के रिलीज़ करवाई थी कि अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ ईरान ने बना रखी हैं। तो अब इनके मिसाइल पहुँचे हैं, तेल अवीव पहुँचे हैं, दूसरी जगह पहुँचे हैं, लेकिन जितनी उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए थी उसके अटैक को, इसराइली अटैक को रोकने के लिए, वो हमें मिसिंग नज़र आती है। जी मलिक साहब, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन हमें इस असेसमेंट को इस तनाजुर में देखना चाहिए कि पिछले 45 सालों से किस तरह की आइसोलेशन का शिकार है, उस पर किस तरह की पाबंदियां हैं। वो रज़ा शाह के ज़माने में उनको अमेरिकन इक्विपमेंट, उस वक्त का बेहतरीन एयरफोर्स इक्विपमेंट उनके पास था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारा सिस्टम ऑब्सलीट हो गया और अल्टीमेटली वो एक रूडिमेंट्री S-300 रशियन जो है एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ उनके अपने बवार 373 और खुरादाद 15 और या ज़हरा, इस तरह के लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि किसी तरह भी मैच नहीं हैं जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है। उनके पास अपनी बनाई हुई और अमेरिका से एक्वायर की हुई दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज तक उनकी हमेशा रसाई होती है। मैं ये समझता हूँ कि एक अगरचे ईरान ने अपनी एक हाइप क्रिएट की हुई थी और वो आपको पता है कि जहाँ पे भी इस तरह के थियोक्रेटिक रिजीम होते हैं या जहाँ पे मिलिट्री सेंट्रिक जो है ना रिजीम्स होते हैं, वहाँ पे वो अपने दिफा के बारे में मीडिया में और अपने मीडिया वॉरफेयर में वो अपने बारे में एक एग्जैजरेशन का उनका एक जो है वो तासुर होता है। वो चीज़ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ ग्रांट कीजिए कि दुनिया के बेहतरीन लेयर्ड एयर डिफेंस होते हुए जिसमें उनके पास सक्सेसिव किसी भी टारगेट तक पहुंचने से पहले आपको 4 जो है लेयर्स में से गुजर के जाना पड़ता है। और फिर ईरान, अगर सिर्फ आप तेहरान से तल अवीव का फासला देखें तो वो तकरीबन 985 नॉटिकल माइल है, कोई 1,500 किलोमीटर। तो उसमें वो कई मुल्कों की एयर स्पेस से गुजरे हैं जहाँ पे उन पे इंटरसेप्शंस भी हो रही हैं। जॉर्डन में बैठे हुए वो इंटरसेप्शंस कर रहे हैं। तो उन तमाम तर डिफ़िकल्टीज के बावजूद उन्होंने जो मुख्तलिफ टारगेट्स हिट किए हैं वहाँ पे वो शायद उस तरह की फुटेज आज तक हमने, जब से इजराइल बना है, वो हमने उनकी जो 2 जंगें भी हुई, बड़ी जंगें जो हुई उनकी, योम कपूर वॉर और दूसरी जंग अरब इजराइल जंग, उसमें भी उनकी जो पॉपुलेशन सेंटर या उनके मेनलैंड को इस तरह कोई एयरफोर्स हिट नहीं कर सकी थी। जबकि उस वक्त
के ज़माने में उनके जो एडवर्सरीज थे उनके पास बड़ी अच्छी एयरफोर्सेस थी। तो इस चीज़ का मैं ईरान को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने चैलेंज किया और वो मिथ ब्रेक की है उन्होंने। तो हमें इस चीज़ को इसी तनाजुर में देखना चाहिए कि ये एक मिसमैच है स्ट्रेंथ का, कैपेबिलिटी का, फोर्स कंपोजिशन का, और उसके मुताबिक ही हमें ये डिडक्शन जो है ना वो लेनी चाहिए। सही। अच्छा तारिक साहब, इस पूरे इलाके में ईरान अकेला है। ये एक पहलू ये है कि उधर से तो मिसाइल आता है या जहाज़ आते हैं तो उसके लिए एयर पैसेजेस मौजूद हैं, उसके वो रीफ्यूलिंग के लिए जो इसराइली एयर टैंकर्स हैं वो भी साथ आए हैं, जो जहाज़ों को मिड एयर आपको रीफ्यूल करना होता है वो भी साथ आता है। लेकिन इधर से जो ईरान भेजता है उसके लिए वो जॉर्डन और दूसरे ममालिक उसको शॉट डाउन करते हैं। तो आपको इलाके में दोस्त बना के ज़िंदा रहना चाहिए, अकेले ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। ये भी लेसन है बहुत सारी बाकी चीज़ों के अलावा। ये जो अभी सूरत हाल पैदा हुई है, और आप देखें कि हमने अपने उन तमाम दोस्त ममालिक का फ़र्दन उनके घर जाके उनका शुक्रिया अदा किया है कि जिन्होंने मार्का हक़ में पाकिस्तान का साथ दिया। और अगर इस खत्े में, हमारे इस रीजन में अगर हमारे दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े ना होते तो यकीनन उसमें हमें जो मसाइल हैं या चैलेंजेस हैं हमारे लिए उनसे नबुर्द आज़मा होना मुश्किल होता, इतना आसान ना होता। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। और ये एक अपने गली मोहल्ले में अगर आप देखें तो अपने मेरे और आपके सतह के ऊपर, एक आम आदमी की सतह के ऊपर भी अच्छे पड़ोसी होना एक बहुत बड़ी नेमत होती है। और अगर आप इसको स्केल को बड़ा करें, एक मुल्क की हैसियत से देखें तो उसमें भी अच्छे पड़ोसी और फिर उनके साथ इंटेंशनली आप अच्छे ताल्लुकात बना के रखें, एक ज़िम्मेदार और एक पीसफुल मुल्क की तरह। और हमने इस खत्े में साबित किया है, पाकिस्तान के स्टैंस को इंटरनेशनली सब ने एक्सेप्ट किया है कि हम एक ज़िम्मेदार कौम है, ज़िम्मेदार मुल्क हैं। हालांकि अपने माइट की वजह से और अपना एक बेटर इकॉनमी की वजह से इंडिया ने इससे पहले जो प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाया हुआ था वो ये था कि शायद इस खत्े का अकेला वही चौधरी है, वही सारे फैसले करता है और उसी की चलती है और वही जो है वो जो कहता है वो सही होता है। लेकिन इस मार्का हक़ ने वो सारा कुछ उलट साबित किया और वो जो बर्तरी इंडिया को हासिल थी वो आपको हासिल हुई। अभी आपने एक जुमला बोला था प्रोग्राम के स्टार्ट में कि मार्का हक़ अभी जारी है, बुनियानुल मरसूस जो है वो कंप्लीट हुआ है, वो जो मिलिट्री का एक फर्स्ट फेज़ था, लेकिन मार्का हक़ अभी जारी है। इसको आप कैसे डिफाइन करें? देखिए, ये मेरी बड़ी ये कंसीडर्ड ओपिनियन है कि मार्का हक़ जो है वो जारी है और बुनियानुल मरसूस जो है वो ख़त्म हुआ है। उसकी रीज़न ये है मलिक साहब कि देखें, इंडिया को जो नरेंद्र मोदी है उसकी एक ख़ास सोच है, वो हिंदवाता की सोच है। 100 साल पहले RSS का वहाँ पे जन्म होता है और वो सोच बदस्तूर वहाँ पे पनप रही है। और जब से ये BJP की गवर्नमेंट्स आई हैं तवातर के साथ वो अपनी सोच को फैला रहे हैं। वो अदम बर्दाश्त की सोच है, वो दूसरी तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें एक्सेप्ट ना करने की सोच है। उसके नतीजे में जो वो इक़दामात कर रहे हैं और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की उन्होंने, उसमें उन्हें नाकामी हुई। अब नरेंद्र मोदी पहली बात उस ज़हनियत से बाज नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि उसे वहाँ पर मुख्तलिफ सवालात का सामना है। अपोजिशन उसे सवाल पूछ रही है, उसे मीडिया सवाल पूछ रहा है कि तुमने किया क्या है, हमारा तो बड़ा एक कद काट था पूरी दुनिया के सामने, तो तुमने तो हमें जलील करके रख दिया है सिंपल वर्ड्स में। तो इस सिचुएशन में नरेंद्र मोदी कोई भी गलती कर सकता है। जंग बंदी की जो मैंने बात की है, अब ये सबको पता है कि अभी सीज़ फायर हुआ है, वो कोई गलती दोबारा कर सकता है। अपने इंटरनल प्रेशर में आके अपनी उस हिंदवाता सोच की मैंने बात की, हिस्ट्री आपको बताई, उसकी वजह से, और अगर उसने गलती की तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह ताला के फजल से हम वक्त तैयार हैं, हमारी बरी फौज हो, फ़ज़ाई हो, नेवी हो, हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हों। और यहाँ मैं ज़रा आपके प्रोग्राम में ज़रा खुल कर ये बात करूँ कि हमने हमेशा हर प्रोग्राम में अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उसमें बरी फ़ौज, सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी क़यादत, उनका प्रोफेशनलिज़म, उसके बाद हमारे जो एयर चीफ़ हैं ज़हीर बाबर सिद्धू साहब, उनका प्रोफेशनलिज़म और पेशावराना महारत, उनकी बहादुरी, सबको अप्रिशिएट किया, नेवी को। लेकिन हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं इनका बड़ा की रोल रहा है उसमें। जितने हमारे फ़ौज के इंटेलिजेंस के इदारे हैं, किस तरह हमने वहाँ पे टारगेट्स को लॉक किया इंडिया में। मैंने आपको बताया कि 100 से ज़ायद उनके बंदों को मारा हमने, और उनकी तमाम, और ये मिलिट्री की मैं बात कर रहा हूँ, हमने किसी सिविल इंस्टॉलेशन को नहीं मारा। तो ये सारी हमारी जो तैयारी है अल्लाह के फजल से बिल्कुल मुकम्मल है। हमारी ये ना तो ख्वाहिश है कि ये मार्का दोबारा ज़िंदा हो, ना हमारी ये आप ये कहें कि हमने कोई ऐसी इस खत्ते में बढ़ के मारी है। हमने तो पीस की बात की है, अभी अमन की बात कर रहे हैं।
पहले भी, इससे पहले भी जो एस्केलेशन की थी वो इंडिया ने की थी, उसे मुंह की खानी पड़ी। और दोबारा अगर उसने ये एस्केलेशन की कोशिश की और दोबारा छेड़छाड़ की कोशिश की तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अल्लाह ताला के फजल से इससे ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ जो अभी इन्होंने इंटेलिजेंस का जिक्र किया बॉर्डर साहब, इसका बड़ा रोल है। ये जो ईरान के अंदर मैं कहता हूँ ना कि सबके लिए दरवाजे खुले थे कि जो उसका दुश्मन है वो आया और उसने अपनी मर्ज़ी से जिसको जो धमाका करना था, टारगेट करना था, उसने किया। इंटेलिजेंस को रीफोकस करना चाहिए। अमेरिका ने 9/11 के बाद होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, तो हमारी भी जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं इन्हें सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन का एक पूरा सेटअप बनाना चाहिए। और सियासी मुखालफिन जो हुकूमत के ये निशाना बनाते हैं ना कि उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उससे निकल जाना चाहिए। असल प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ जाएं, जो दुश्मन है उसको ढूंढें और उसका सफाया करें, घर के अंदर मौका ना दें किसी को घुसने। मेरे ख्याल से बहुत नदीम अली साहब बहुत अल्टीमेट एक अल्लाह मैंने एक पोजीशन दी है जिसके बाद अब जो रेलेवेंट चीज़ें वो इरेलेवेंट हो गई, जो इरेलेवेंट थी वो रेलेवेंट हो गई, कामयाबी हो गई, पासपोर्ट की इज़्ज़त हो गई, पाकिस्तानी की इज़्ज़त हो गई, दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े थे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इंटेलिजेंस का काम है वो फोकस्ड है, इसको सेंट्रलाइज कर दें। इसको मज़ीद इसमें शुक्र है मेरे निशानदेही की, क्रेडिट तो मेरा नहीं है, लेकिन निशानदेही सबसे पहले मैंने की थी कि आप डिफेंस बजट बढ़ा दें। जो मैंने कहा था उससे तवक्कुह ज़्यादा होना चाहिए था सूरन, लेकिन इतने कम वसाइल के अंदर फ़ौज की इतनी कामयाब परफॉर्मेंस इज़ रिमार्केबल। तो अगर आप इनको तगड़ा कर दें तो ये किस हद तक पैरामीटर्स अपने बना सकती है। और दिफा होगा तो सर मुल्क तरक्की करेगा, डेवलपमेंट होगी, प्रोग्रेस होगी, मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अभी आपका अल्टीमेट मौका है कि आप फोकस करें। पूरी दुनिया के हालात अजीब से हुए हैं, इसके अंदर आप फोकस करें, मज़ीद अपने आप को तगड़ा करें। और इनका काम है गवर्नमेंट का कि वो पॉलिटिकल साइड को इंगेज करें, जो भी करना है वो ये करें, सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाना छोड़ दें और ये तासुर भी देना छोड़ दें जो हमने भी दिया था अपने एतबार में और ये भी दे रहे हैं कि जी हम नहीं है, ये है, इनका ना ताल्लुक है, ना ये सीन के अंदर है, ना ये इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब ये अपना काम करें, ज़बरदस्त कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, इनको उधर ही रहते हैं। अब हमारा ये काम है लेन देन करें, बैठें बिठाएं, प्यार करें, डांटें लड़ें, जो भी करना है वो अब हमारा काम है और हम उस पर फोकस करें। और डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर जितना मजबूत हो सकते हैं वो मजबूत होते हैं। अगर हम बांट दें, डाइवर्सिफाई कर दें अपनी चीज़ों को, डेलीगेट पावर को करना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ निकलेगा। भरपूर मौका, सुनहरी मौका पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये जो इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर कुछ टारगेट किलिंग की हैं कुछ लोगों की, अपने सियासी, अपने उन लोगों की जिनको वो कहते थे कि वहाँ फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उनका रोल है, कुछ लश्कर का था, कुछ जैश का था, उन्होंने ढूंढ के पाकिस्तान के अंदर 20-25 लोग मारे। इसी तरीके से आपके ये जो TTP वाले या BLA वाले घुसते हैं और टारगेट को हिट करते हैं, तो ये वो दुश्मन है जिनके ऊपर आपकी इंटेलिजेंस फोकस्ड हो जानी चाहिए। लेकिन हम उनका भी सफाया कर रहे हैं। डेली पे 1500, 1800, 1200 ऑपरेशन हो रहे हैं, दवा दम मार रहे हैं, उठा के मारे, कीड़े की तरह निकाल के मसल रहे। तो ये फौज का क्रेडिट, मेरा तो ख्याल है सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर उससे बढ़ के आपको फोकस करना चाहिए। छोटी छोटी पॉकेट्स है ना, तो इसमें बड़ा डिटेल्ड, बड़ा लंबा प्रोसीजर है। ईरान वाले सबक है बिल्कुल। और आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि दोस्त ममालिकों का साथ होना बड़ा जरूरी है। अकेले आइसोलेटेड हो जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम आती है। बड़ा साहब की बात जो आपने दोस्त ममालिक की बात की ना, पड़ोसी, देखें अनफॉर्चुनेटली ईरान के अंदर से पाकिस्तान की जो बॉर्डर के ऊपर हमारे एरियाज़ हैं, दहशतगर्द वहाँ बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते रहे हैं। इंडिया बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर ईरान के थ्रू ऑपरेट करता रहा पाकिस्तान, ईरान में भी और अफगानिस्तान के रास्ते भी, दोनों। अफगानिस्तान पर कभी मौजूद गुफ्तगू नहीं है, इस टाइम ने ईरान का, अफगानिस्तान तो डेफिनेटली अभी भी कर रहे हैं। ईरान को उस वक्त भी सोचना चाहिए था। हम उस वक्त बार बार उनसे गुजारिश कर रहे थे कि हम ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं, जब कभी खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपकी सपोर्ट जो है आपको वो पाकिस्तान से मिलेगी, आपकी हिमायत पाकिस्तान करेगा। आज आप देखें कि इंडिया उन्हें सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को उन्हें मॉरल सपोर्ट दे रहा है, इंडिया इसराइल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ये एक लेसन जो आपने कहा ना, ये सब के लिए है और ईरान के लिए बिल्कुल है। और आज मैं देख रहा था कि टीवी पे कि ईरानी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तशक्कुर के नारे, वो चलते वो प्रोड्यूसर साहब प्ले कर दें, वो प्ले कर दें। دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود.